हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने 3 चैप्टर कर लिए थे क्लास 6 के एसएसटी वाले, जो अपना चल रही है सीरीज उसमें। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ फ्रेंड्स को जो दिक्कत आई थी, उन्होंने बोला कि वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ आई थी, तो उसका मैंने वापस एडिट करके नया वीडियो वापस अपलोड कर लिया था। ठीक है दोस्तों, और कुछ जो अपने व्यूवर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो हमें देखते हैं रेगुलर, उनका था कहना कि वीडियो स्लो चल रहा है, 1 घंटे का वीडियो और सिर्फ 3 चैप्टर हुए हैं। तो दोस्तों से बोलना चाहूँगा कि क्या है कि स्लो में क्या, काफ़ी कुछ कंटेंट अपना कवर हो जाएगा, है ना। पूरा एक एक पॉइंट रीडिंग कर रहे हैं हम, पूरी बुक को एक एक जगह से कहाँ क्या लिखा हुआ है सारे के सारे पॉइंट रीडिंग कर रहे हैं, तो टाइम उसमें लग जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर स्लो लगे ना, तो इसमें आप है ना यूट्यूब पे स्पीड बढ़ा सकते हैं अपन। ठीक है, तो 1.5 2 जिस स्पीड से भी आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसा करके आप उस वीडियो को कम समय में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड का तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि यही रखते हैं, सही रहेगा, ताकि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए अपने। वैसे भी रिवीजन करने में आपको वापस कम टाइम लगेगा। वैसे भी फर्स्ट रीडिंग है, तो फर्स्ट रीडिंग में आप थोड़ा टाइम दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 या चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 वही बोला था मैंने कि अब हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हिस्ट्री के हिसाब से हो जाएगा स्टार्ट, तो हिस्ट्री में कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखते हैं अपन। हाँ, चैप्टर 4 का कोड दे रखा है EH कार। इनका कोड दे रखा है, क्या कोड है, इतिहास अतीत वर्तमान के माध्यम से। जैसे ये है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पे कुछ ये यूज लिया जा सकता है। इन कोड्स को भी इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हाँ, कोड्स क्या है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद है, मतलब वर्तमान को दिखाता है कि अतीत में क्या कैसे हुआ था। ठीक है, ताकि कुछ जो ऑलरेडी घटनाएं घटित हो चुकी हैं और उनसे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कुछ अंदेशा हो ऐसी चीज़ों का, तो पहले से प्रिपेयरनेस की जा सके, इस हिसाब से, है ना। तो संवाद है। ठीक है, तो आज के समाज एवं कल के बीते समय के समाज के मध्य। ठीक है, और हम अतीत के आलोक में वर्तमान समाज की पूर्ण समझ सकते हैं। जो अतीत का आलोक ऐसा है, पास्ट यानी अगर मुझे आपका पास्ट पता होगा, तब मैं आपके आज के व्यवहार के बारे में अच्छे से एंटिसिपेट, अच्छे से मैं आपको बता, मतलब समझ पाऊंगा ना कि आपका आज का व्यवहार कैसा है, तो उस सेंस में ये। ठीक है, सॉरी। हाँ, अब ये बता रखा है किस प्रकार किया जाता है, कैसे किया। तो देखो, जो इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मछली के बाद में कौन आया, उसके बाद में कौन आया। तो इवोल्यूशन की जो चरण में मछली से पहले कौन आया, मछली के बाद में कौन आया, सरीसृप कौन, मतलब पहले आया या वो पहले आया, उभयचर प्राणी, ऐसे। तो फिर वो देखना होता है हमें। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, सबसे पहले जो पृथ्वी का ये फेज दे रखा है, इसमें क्या है, 4.5 करोड़ साल का बता रखा है। ठीक है, ये पृथ्वी, पृथ्वी। फिर इसमें प्रथम कोशिका, ये फर्स्ट वाली प्रथम कोशिका आई। उसके बाद में ऑक्सीजन, वातावरण में ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद में ये जो जीवाणु है, ठीक है, ये जीवाणु। फिर ये कवक, फंजाई, ये स्पॉन्ज, ये है ना। उसके बाद में प्रवाल, प्रवाल, प्रवाल से क्या हुआ, वो ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि प्रवाल करते हैं ना, वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, इसलिए सूर्य की किरणें लेके उनको, वो क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा सूर्य की किरणों की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ना वो। ठीक है, फिर है मछली, मछली क्या है, कशेरुकी, ठीक है ना। फिर उभयचर कीट, उभयचर कीट, उभयचर कीट मतलब, उभयचर का मतलब हुआ जो दो, उभयचर का मतलब क्या हुआ, जो कि दो जगहों पे अपना जीवन यापन कर सके, किसी एक जोन में ना रह के दो जोन में जा रहा है। मतलब जैसे कि मछली पानी में रह रही है, तो कछुआ जैसे पानी और इसमें दोनों में रह रहा है। उभयचर का मतलब दो, मतलब पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, उस हिसाब से। ठीक है, फिर देखो मछली, कशेरुकी, फिर उभयचर कीट, फिर ये शार्क, शार्क के बाद में सरीसृप डायनासोर आए, फिर पक्षी,
फिर स्तनपायी, स्तनपायी जो बच्चों को जन्म देते हैं ना। फिर फूल और मधुमक्खी, ये सब आई। इनके बाद में जो ये वाला फेज है, जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इन्होंने सर्कल कर रखा है, ठीक है, ये अपना मेन जो ह्यूमन का है उसके लिए है कि आदि मानव जो है, आदि मानव आज से क्या ये कितना है 10 लाख, हाँ 1 मिलियन, ठीक है 10 लाख नहीं 1 करोड़ है ये, हाँ 1 करोड़ साल पहले, 10 मिलियन हो गई है ना, 10 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये हो गया 1 लाख, ये 10 लाख, 1 मिलियन अग्नि, ठीक है। तो 10 लाख साल पहले आदि मानव था, फिर 1 लाख साल मतलब फिर से 10 बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्त, ये क्या है 1 करोड़ साल है ना, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ साल पहले तो आदि मानव थे, फिर 10 लाख साल पहले उन्हें अग्नि का यानी आग का आविष्कार जो है ना, उन्हें पता चला कि भाई आग कैसे जलाई जाती है। फिर 3 लाख है ना, ये देखो, फिर ये 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस यानी मानव का, और 6,500 साल पहले क्या हुआ, लेखन स्टार्ट हुआ यानी राइटिंग, ठीक है। अब ये 6,500, ये 3 लाख, ये 10 लाख, ये 1 करोड़ साल पहले, तो ये कहाँ से स्टार्ट कर, ये आज के टाइम से हम देख रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम से 6,500 साल पहले मतलब 2000 ये, और लगभग ये 3-4 हजार पिछले साल वाले, ठीक है। तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं राइटिंग का यानी लेखन का कार्य स्टार्ट हुआ। वैसे हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अपनी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें भी लेखन तो स्टार्ट हो ही गया था, ठीक है। लिपि तो पता है, उसको पढ़ा नहीं गया है प्रॉपर, अभी समझने में दिक्कत आ रही है उसको, लेकिन ये तो सिद्ध हो गया ना कि भाई लेखन यानी राइटिंग या लेखन क्रिया हुई है, ठीक है। ये हो गया अपना इवोल्यूशन जैसे जैसे, ठीक है। फिर इधर देखो भूवैज्ञानिक, जीवाश्म, मानव, पुरातत्व, इन सब के बारे में दे रखा है, ठीक है। जीवाश्म, जीवाश्म क्या होता है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के जो अंश होते हैं ना उनको, तो जीव जंतुओं के पद चिन्हों एवं पौधों के अवशेष चिन्हों जो कि मृदा तथा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, उनको जीवाश्म बोले। जीवाश्म यानी जीवों का जो अंश जहाँ कहीं भी दब गया हो। भाई इधर जीवन में क्या है, जीव जंतु और पेड़ पौधे भी आएंगे, है ना। फिर देखो भूगर्भ शास्त्री, पुरातत्व ज्ञानी, इन सब से अपना कुछ नहीं है, युग का तो पता ही है आपको, ठीक है। फिर ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तिथि पत्र, इसके बारे में, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर सामान्यतः इसी का उपयोग किया जाता है, जनवरी फरवरी अपन देखते हैं ना, ये वही है, ठीक है। और जो त्योहारों की गणना है, तो हर धर्म के अपने हिसाब से होती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी, ये सब अपने क्या है, इनकी खुद के तिथि पत्र, तिथियां हो रखी होती है, उनकी खुद का कैलेंडर होता है, उनके हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। हाँ, पश्चिम में क्या हुआ कि जैसे पश्चिम यानी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप आ गया इधर, वेस्टर्न पश्चिम, पश्चिम पूरा इसी को बोलेंगे। तो पश्चिमी देशों में क्या है, ये ईसा मसीह के जन्म के आधार पर इन्होंने डिवाइडेशन कर रखा है। जैसे ईसा मसीह का जब से जन्म हुआ है ना, वहां से ये जीरो काउंट कर रहे हैं कि ईयर आरंभ वहां से हुआ है ना, और उनसे पहले को ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं ना, बीसी, बीसी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से कैलेंडर को आरंभ बताते हैं, ठीक है। और जन्म के बाद में एडी यानी एनो डोमिनी, या फिर जन्म के बाद में, है ना, ठीक है, ACAD ऐसे, एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक है। इसका मतलब वो एक तरह से ईसा के जन्म का इंगित करता है। परंतु विश्व भर में जो कॉमन एरा है यानी CE सॉरी कॉमन एरा CE कहा जाता है, ठीक है। CE और बिफोर क्राइस्ट को BCE, ये दोनों भी, ADB, CE को ADB बोला जाता है, ये ध्यान रखना, और BCE को सिर्फ BCB बोलते हैं, ठीक है। हो गया ये, ठीक है। फिर एग्जाम्पल दे रखा है कि 1947 ईस्वी में भारत आजाद हुआ, ईस्वी इसलिए बोलते हैं ईसा मसीह के बाद में, इसको एडी ईस्वी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, ये तो फिर देख लो, समझाने की ऐसे जरूरत नहीं है, देख लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं हम, है ना। देखो ये जो है ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में, ये तिथि का फरवरी का आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कुछ। ये लीप ईयर का दे रखा है ना, अगर आपको अच्छा लगे साइड में देख के आप पढ़ लेना। वैसे NCERT तो पढ़नी ही है अगर UPSC की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, 365 दिन मिलाकर 12 माह, और प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है। इस प्रकार
शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होंगे, ये ध्यान रखना। यदि वह 400 से विभाजित हो, 4 से नहीं 400 से विभाजित होंगे तो लीप वर्ष होगा। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में से केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फिर है मांगलिक। मांगलिक किसको बोलते हैं, ठीक है, यानी अनुकूल या भाग्य लाने वाला शुभ समय अर्थात मांगलिक शुरुआत, ठीक है। और ये टाइमलाइन फिर से दे रखी है इधर के। विश्व में शैल चित्र के प्रथम साक्ष्य कब मिले, विश्व में शैल चित्र के प्रथम साक्ष्य कब मिले, 4000 ये ना सा यानी बीसीई के लिए ये यूज हुआ है ना, ये सब बीसीई के लिए है, ध्यान रखना बीसीई, ठीक है, यानी कि 40,000 वर्ष पूर्व, आज से 40,000 वर्ष पूर्व ये होगा नहीं, बीसी मतलब जो जीरो से यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 40,000 वर्ष पूर्व ना, यानी कि 40,000 ईसा पूर्व क्या है, विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य। शैल चित्रकारी मतलब पत्थरों पे जो चित्रकारी की जाती है ना, स्टोन पे जो कार्विंग की जाती है वो, ठीक है। और उसके बाद में जो 14,000 तक हिमयुग और ये सब आगे चलता आया, ठीक है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं थी है ना, टाइमलाइन तो इम्पोर्टेंट अपनी ये हो जाएगी जो ना, जो करंट में पढ़ते हैं ना अपन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की वो वाली टाइमलाइन, ठीक है। फिर भी समझने के लिए होता है। देखो हिमयुग का अंत यानी कोल्ड एरा, आइस एज, कोल्ड एरा बोल रहा हूँ है ना, आइस एज, हिमयुग यानी आइस एज। आइस एज कब खत्म हुआ कि 2000 नहीं 12,000 बीसी है ना, बीसीई 12,000, ठीक है, वहां पे खत्म हो गया। फिर 10,000 से लेके 8,000, देखो 8,000 पे आके क्या हुआ, तो प्रथम स्थायी निवास और कृषि का आरंभ, एक मतलब वो है ना परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट बोलते हैं जिसको, एग्रीकल्चर के लिए, और ये सब स्टार्ट हुआ वहां से, ठीक है। फिर 6,000 भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें विकसित हुई। फिर 4,000 में तांबा स्टार्ट हो गया। देखो 6 से 4 के बीच में आपको यहाँ पे मेसोपोटामिया का प्रथम नगर भी मिलेगा, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता आ गई अपनी, वो क्या है 4,000 से 2,000 के बीच में, ठीक है। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा है। फिर 2000 से आगे देखोगे तो आप इस जीरो आ गया इधर ईसा का जन्म, और इससे वहाँ पे 2007 से ये हो गया एक तरह से सीई यानी कॉमन एरा के लिए, ठीक है। ये हम इस काल में हैं जो बोलते हैं ना ये, और ये सम्राट अशोक का और इन सब का जस्ट इधर का है ना, बौद्ध का जन्म और इधर बताया, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं अपन। इस प्रकार से घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण, ये तो हम पता ही है, ठीक है, समय रेखा, ठीक है। वापस देख लो महात्मा बुद्ध का जन्म, ठीक है, बार बार देखोगे, जितनी बार देखोगे ईयर्स याद हो जाने चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब है, तो ये 560 यानी 560 BCE यानी बिफोर कॉमन एरा यानी ईसा पूर्व, हिंदी में बोलेंगे तो ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। और ईसा मसीह का जन्म जीरो जीरो मान लो इसको, वैसे जीरो कुछ नहीं है देना, सीधा एक, और इधर जाएंगे तो -1 +1 वाला सीन है, ठीक है। फिर 2000 ये हमारा बता रहा है, और आगे फ्यूचर, ठीक है। शताब्दी किसको बोलेंगे, कहीं कहीं पे शब्द आएगा शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। अब 100 वर्ष आप देखते रहना, जैसे 21वीं शताब्दी है तो 2001 से लगाकर 2100 तक चलेगी जो अभी चल रही है, ठीक है। और ये मैन है सहस्त्राब्दी, वैसे 1000 को सहस्त्र बोलते हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहता है, जैसे ये बिफोर क्राइस्ट वाला है ना बीसी, वहाँ पे आप फिर कैसे किसको सहस्त्र बोलोगे, ठीक है, वहाँ दिक्कत आएगी। ईसा पूर्व वाले में उसमें क्या होगा, एक ईसा पूर्व से आरंभ करके पीछे लौटेंगे, और एक सहस्त्र में क्या होगा 1000 ईसा पूर्व तक, है ना, 1 से लेके 1000 तक ईसा पूर्व, ईसा, ठीक है। तो ये सहस्त्राब्दी, ठीक है। आगे देखो फिर इतिहास के स्रोत, है ना, सोर्सेज, सोर्सेज क्या क्या होंगे, देखो सोर्सेज में क्या है कि कोई स्थान, व्यक्ति, लेख, वस्तु कुछ भी हो सकता है, स्थान हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, उसका लेख हो सकता है,
कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होता है, हम अतीत की जो घटनाएं हो रखी हैं और जो कालखंड है इससे संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दादा दादी नाना नानी इन सबसे सीखा है ना, इसके बारे में बता रखा है, ठीक है। ये देखो सोर्सेज है ना, हिस्ट्री के जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज से रिलेटेड आपको डिटेल में कुछ देखना हो, डिटेल में कुछ बताना हो, तो ये वाला जो डायग्राम है बहुत ही अच्छा है। सोर्सेज कितने टाइप के होंगे, तो ये देखो 4 इधर दे रखे हैं, है ना। मौखिक यानी ओरल, है ना, बोल के जो बताया गया, ठीक है। फिर है साहित्यक यानी लिटरेरी यानी लिटरेचर, साहित्य, साहित्य मतलब बुक्स, पुस्तक है, ठीक है, उनके हिसाब से। फिर है कलात्मक स्रोत यानी कि कुछ पेंटिंग्स वगैरह, ये ना चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब। फिर पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हो जाएंगे, ये जो बिल्डिंगें बन रखी हैं वो पुरातात्विक में हो जाएगा, ठीक है। और फिर शिलालेख, शिलालेख मतलब जहाँ पे कहीं किसी पत्थर पे या कहीं पे और, जैसे कुछ ये मेहरौली का आयरन, आयरन स्तंभ है ना, लो स्तंभ है ना, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो वो भी क्या है, एक तरह का स्तंभ है, शिलालेख हो गया, ठीक है। फिर भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य, ये तो यही हुआ, ठीक है। इधर देखो उत्खनन, उत्खनन भी किस में आएगा, अलग से आएगा, उत्खनन का अलग है पॉइंट, ठीक है। और इधर इन्होंने भारतीय साहित्य अलग लिख रखा है और साहित्यिक स्रोत वैसे यूं, तो आप एक ही बात है ना, साहित्य में आ जाएगा भारतीय साहित्य और फिर विदेशी विवरण, ये दो आगे और डाइवर्जन। इसने जो एरो दिया है इसमें मुझे सही नहीं लगा, ठीक है। उत्खनन का जैसे कि आएगा, आप कहीं पे जो माइनिंग की है आपने, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में और काफी जगह से, जैसे साउथ में तमिलनाडु में हुई, तमिलनाडु में जो माइनिंग में अभी पता चला ना, कुछ पुराना जो नगर है उसके बारे में कुछ पता चला, कुछ चीज़ें निकली, कुछ मटके निकले, मन के निकले, पुरानी ज्वेलरी कहीं से मिलती है, इससे पता चलता है उस टाइम के बारे में, ठीक है। तो फिर ये भी सोर्स हो गया, यानी कि आप माइन से भी देख सकते हो। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, पूरा उसका स्रोत अपने पास कैसे मिला, हमें माइनिंग करने के बाद से ही तो मिला, ये सारी माइनिंग में आ जाएगी, ठीक है। यानी माइनिंग खोदने से, इनसे जो चीज़ें मिलेगी आपको, उन चीज़ों से आप उस टाइम का, यानी कि जो चीज़ें जिस समय से रिलेटेड है उस समय के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उस समय में किस चीज़ का प्रचलन था, वो किन किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, किस तरह के गहने, आभूषण, वस्त्र पहनते थे, ठीक है। हाँ, अब देखो मौखिक स्रोत में क्या हो जाएगा, वंशावली और लोक साहित्य हो जाएंगे ये, ठीक है। और साहित्य में फिर 2 साहित्य हो जाएंगे, भारत का और विदेशी विवरण। भारत वालों में कैसे, वेद और इतिहास, कविता, नाटक, ऐतिहासिक लेख राजाओं के बारे में जो लिखे गए, कहानियां, संग्रह वगैरह सब, ठीक है। और वैज्ञानिक और तकनीकी लेख, ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। विदेशी विवरण में यात्रा वृत्तांत होंगे, जैसे वैनसांग वगैरह, फाइयान, वैनसांग, ये सब आए, इन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा वो। फिर ऐतिहासिक वृत्तांत, ठीक है, इस टाइप से विदेशी विवरण हो जाएंगे। फिर आ जाएगा कलात्मक स्रोत, कलात्मक स्रोत में कौन कौन से, चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका। चित्रकला पेंटिंग, मूर्तिकला जो बोलते हैं ना स्कल्पचर, वो, ठीक है। फिर उत्खनन, उत्खनन यानी माइनिंग, माइनिंग से कौन कौन से, पशुओं पौधों के अवशेष मिले, ठीक है, हड्डियां वगैरह, ये अवशेष ही है ना। और फिर है उपकरण और हथियार, ये भी माइनिंग से मिले, तो उनसे पता चल जाएगा उस टाइम में युद्ध होते थे नहीं थे, शांति प्रिय समाज, ये वो, ठीक है। फिर मूर्ति, आभूषण, मृद भांड और खिलौने, निवास स्थान, शवासन, शवासन है ना, ये प्रमुख मिले, है ना, बहुत जगह पे यही थे मेन। और अब आ जाते हैं पुरातात्विक स्रोत, उसमें कौन कौन सी रचना है, स्मारक और टीले। स्मारक, कोई भी बिल्डिंग भवन बन गई वो स्मारक हो गया एक तरह से, और टीला, टीला एक तरह से, यहाँ टीला आप किसको बोलोगे, टीला हो जाएगा ये स्तूप बनते हैं ना, स्तूप, उन्हीं को टीला भी बोलते हैं ना। और शिलालेख में हो जाएगा पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के, ये सब शिलालेख में है। शिलालेख में आप 3 चीजें आएंगी, पांडुलिपि, ताम्रपत्र और सिक्के, ठीक है। तो एक तरह से ध्यान रखना कि शिलालेख के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें और आ जाएगी, ये सारी चीजें जैसे पांडुलिपि, ताम्रपत्र, सिक्के, वंशावली, ये सब पता तो होती है हमें, लेकिन एकदम सिस्टमेटिक बाइफरकेशन बोलना होता है ना, कि वैसे एकदम सही तरीके से आप इनका वर्गीकरण कीजिए। तो उचित वर्गीकरण करने के लिए एक बार रीडिंग की जरूरत है ना, एक बार पूरा रीड कर देना इसको बस। फिर आ जाएगा इतिहासकार,
ऐसे व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करते हैं उनको इतिहासकार बोलते हैं। आनुवांशिकी मतलब जीव विज्ञान की शाखा है एक तरह की, जो पौधे मनुष्यों की विशेषताएं, पीढ़ियां, जो उनकी पीढ़ियां पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशेषताएं आगे से आगे चली है उनके बारे में जो बातचीत करते हैं, उनकी विवरण करते हैं। ठीक है। फिर इसमें देखो ऐसा कुछ नहीं है। आदि मानव मनोवरण। ठीक है, पहली उपज। ठीक है, पहली उपज। हाँ ये देखो, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी देखो देख लेते हैं। मानव इतिहास का प्रारंभ, क्योंकि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फेज कहाँ से, होमोसेपियंस। हमने पढ़ा था जो होमोसेपियंस है वो 3 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, आग वाला टाइम। फिर एक लंबा समय प्रतीत होता है, और पृथ्वी के इतिहास का सबसे छोटा अंश मात्र है। क्यों पृथ्वी के इतिहास का? क्योंकि पृथ्वी करोड़ों सालों में, मतलब अब करोड़ों सालों में, जब पृथ्वी करोड़ों सालों में अलग अलग वातावरण से, अलग अलग चीजों से गुजरी है, तब जाके आज वाली पृथ्वी हमें मिल पाई है। ठीक है, तो करोड़ों सालों के सामने 3 लाख साल तो बहुत छोटा हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी के खुद के इतिहास के सामने मानव का इतिहास बहुत ही छोटा भाग है। ठीक है। चुनौतियां, आखिर शुरुआत में क्या करेगा? आखिर ही करेगा शिकार और खाद्य संग्रह था। जैसे खाना इकट्ठा करो, बस कहीं से भी मिलके खाना इकट्ठा करो। पौधों, फलों और आर्केड पर निर्भर था। कौन? होमोसेपियन, जो आदि मानव था, जो प्रारंभिक मानव था, वो उसके बारे में। ठीक है। और उनमें क्या मरणोपरांत जीवन की भी कुछ बात, क्योंकि मरणोपरांत जीवन के बारे में जहां भी आपको मरणोपरांत जीवन के बारे में मिले कि भाई आफ्टर डेथ क्या चीज है, तो आफ्टर डेथ की चीज कैसे पता चलेगी? मरणोपरांत का वहीं से पता चलेगा जिनकी जो बरियल्स है, जो शवादान है। ठीक है, तो शवादान में क्या होता है कि जो लाश है ना, कंकाल, कंकाल के साथ में कुछ चीजें मिली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो समाज क्या था, एक तरह से वो मरणोपरांत जीवन के बारे में अपनी धारणा रखता था, अपनी विश्वास रखता था। इसीलिए वो क्या है कि उसमें जो डेड बॉडी को दफना है ना, उस कॉफिन में, या जो उसकी क्या बोलते हैं ना, समाधि में, उसके साथ में वस्तुएं डाली। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मरने के बाद में ये वस्तुएं काम आएगी उसके, इसीलिए तो उसके साथ में बरियल करते हैं, साथ में दफनाया। इसका मतलब यही हुआ कि मरणोपरांत जीवन है। तो मरणोपरांत जीवन का जहीं जहां कहीं भी साक्ष्य मिले तो सबसे पहला रिलेशन दिमाग में वही होना चाहिए कि भाई इसके जो कंकाल वगैरह मिले हैं, जिनको बरियल किया गया था, दफनाया गया था, उनके साथ में कुछ चीजें मिली हैं। इसीलिए पता, ये उसी से पता चलता है कि मरणोपरांत जीवन में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये समूह अस्थायी शिविर, अस्थायी होगा। कारण क्या है कि आप पेड़ पौधों पे, आखेट पे जो जीवन व्यतीत करता है, शिकार पे, ठीक है, तो उनका अस्थायी निवास ही होता है। वो एक जगह पे रह ही नहीं सकते। शैलाश्रय गुफाओं में रहते थे तथा एक दूसरे से जिन भाषाओं में विश्वास मतलब संवाद करते थे, बातचीत करते थे, कम्युनिकेशन, वो लुप्त हो चुके हैं, पता है। अग्नि का उपयोग किया, ठीक है। फिर क्या है, पत्थर में कुल्हाड़ियां, नुकीले तार, इन सब उपकरणों का, ठीक है, इनका जीवन सरल बना दिया। विश्व में संपूर्ण सैकड़ों गुफाएं, शैल क्षेत्रों में विविध आयाम दिखाई दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, दांत के पेंडेंट, पशुओं के, ये क्या है, आभूषण के, साधारण आभूषण, मनकों की मालाएं, पत्थर, ये सब। हाँ छोड़ो, ये देखो पहली उपज। उपज के बारे में, सबसे पहले उपज कौन सी थी? तो बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तन आया। इस समय पृथ्वी पर बहुत ही ठंड थी। ठीक है, तो फिर इस ठंड वाले युग को क्या, हिमयुग। धीरे धीरे वो जलवायु गर्म होने लगी, पिघल गया, नदियों में पानी आ गया, समुद्र समाहित हो गए। समुद्र में क्या समाहित हो गए? बर्फ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ देखो, धीरे धीरे क्या, जीवन जीने योग्य परिस्थितियों में सुधार आया मानव के लिए। ठीक है, और धीरे धीरे उसने बसना शुरू किया, अनाज उगाना आरंभ किया, गाय बकरी आदि जैसों को घरेलूकरण भी आरंभ हुआ। गाय बकरी को घर में पालना इन्होंने स्टार्ट किया था शुरुआत। भोजन की अत्यधिक उपलब्धता के कारण ये समूह बड़े आकार में बढ़ गए। देखो भोजन की अधिक उपलब्धता कैसे हुई, ये बताओ। देखो अधिक उपलब्धता कैसे, आइस एज में क्या था, वनस्पति वगैरह कुछ थी नहीं था, और शिकार भी होता था तो बहुत कम पशु मिलते थे जिनका शिकार कर पाते थे मानव। ठीक है, तो जैसे ही पूरी बर्फ पिघली,
तो वनस्पति का विकास हुआ, तो फल फ्रूट पेड़ पौधे इन देने लग गए, ठीक है। और जो गाय बकरियां, ये जो ठंड नहीं सहन करने वाले जीव जंतु हैं, उनका विकास होने लग गया, ठीक है, क्योंकि अब ठंड नहीं थी तो उनका विकास पॉसिबल हो पाया। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे भोजन की उपलब्धता बढ़ी, तो उनका जो आकार समूह का बढ़ गया, ठीक है। नदी किनारे बसने लग गए, क्योंकि नदी के पास में सारी चीजें उनको मिल जाती थी, ठीक है। और मृदा मतलब उपजाऊ होती थी मिट्टी भी। ये भी क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर सभ्यताएं हमें नदियों के किनारे ही क्यों मिलती हैं, आप बताइए उसके बारे में। तो कैसे बताओगे नदी किनारे क्यों मिलती हैं, तो नदी किनारे वनस्पति होती है, अच्छे पेड़ पौधे जंगल, ये सब नदी किनारे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज के पानी की उपलब्धता मिल जाती है, पीने के लिए बोल दो, हर चीज के लिए, सिंचाई कृषि के लिए भी पानी चाहिए होता है। और फिर क्या है कि जो नदी मिट्टी लेके आती है, ठीक है, पहाड़ों से बहा के, वो क्या होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए वहां पे क्या होता है, कृषि अच्छी होती है, और जो खाद्यान्न फसलें वगैरह इनका अच्छा उत्पादन हो पाता है, ठीक है। तो नदी किनारे के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में आप देखिए, ऐसे पॉइंट्स तैयार करने होंगे, तभी जाके अपने मेंस के लिए आंसर लिख पाएंगे। ये पॉइंट्स है ना, अभी तो बोल रहे क्या है, ये तो पता ही है हमें, फिर वहां लिखने को होता है ना, तब वहां पे फिर सब बिखर जाता है, उस टाइम कुछ याद नहीं आता है। तो एक बार मैं जो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं ना, कि हाँ इस पॉइंट्स को मुझे कहाँ लिखना है, कि नदी किनारे की सभ्यता के बारे में या नदियों के बारे में कुछ लिखना होगा, कि नदी के आसपास में मानव जीवन क्यों बसा, नदी का महत्व क्या है, तो इस टाइप से ये लाइनें वहां पे काम आएगी आपको, कि नहीं, ठीक है। प्रकृति का, नदियों का, मानव के जीवन में योगदान, ये सब। हाँ। हम्म, कल्याण पल्ली, पल्ली तो क्या एक छोटी सी बस्ती गांव, पल्ली छोटी सी बस्ती गांव इम्पोर्टेंट है, पल्ली क्या होता है, एमसीक्यू। हम्म, यूपीसी डायरेक्ट पूछता है ना एनसीईआरटी से, ये न्यू वाली एनसीईआरटी है, ध्यान रखना, न्यू एनसीईआरटी है, मैं न्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, न्यू का ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी न्यू है तो पॉसिबिलिटी यहीं से होगी, ओल्ड क्यों पढ़नी अपना, ठीक है। और अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो देखो ओल्ड में न्यू में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो सेम चीज़ पढ़ो वापस, अपने सोर्सेज कभी चेंज नहीं करने चाहिए। क्या होता है, इसे बार बार रिपीट करने से चीज़ें माइंड में है ना, एक तो रिकॉल जल्दी होती है, और फिर क्या है, बुक्स में रिवीजन भी स्पीड में होता है, सेम चीज़ पढ़ोगे तो स्पीड में होगा, अब नई बुक्स के लेके बैठोगे तो क्या होगा, फिर आपको सब नया नया लगेगा, वो दिक्कत आएगी। तो हमेशा सोर्सेज बुक्स अपनी सेम रखा करो, ठीक है। और अगर वहाँ पे जैसे बुक्स कुछ कोई कोई विद्यार्थी होते हैं जो ऐसे सोर्सेज, ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनका एग्जाम में कोई रिलेवेंस ही नहीं है, तो फिर आप उनको, तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो रेलेवेंस है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको पढ़ते जाइए बस। आगे देखें एनसीईआरटी में, देखो ये तो हो गया, जैसे पहला चैप्टर था ना, ये आप स्किप करोगे तो भी चलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं, एक ये वर्ड है पल्ली, ध्यान रखना, ये छोटा गांव बस्ती के लिए यूज हुआ है। और और क्या है इसमें, कुछ जानने लायक है ही नहीं, वर्डिंग है जो कुछ कुछ, जैसे शुरुआत में कोट्स वगैरह, जैसे महात्मा बुद्ध वाले, ये तो आगे और आएंगे, यहाँ नहीं देखने की जरूरत, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते सीधे ही 5वें पे आ जाते हैं, भारत अर्थात इंडिया, यानी कि इंडिया दैट इज भारत। भारत में प्रारंभिक काल से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित हो गई थी, जो हिमालय और दो समुद्रों के बीच महान मानवता की जीवन धारा का अभिन्न अंग बन गया। अब दो समुद्र कौन से, इधर कौन सा है, अरब सागर, और दूसरा कौन सा आ गया अपना, बंगाल की खाड़ी, तो इधर इसने दो समुद्र इन्हीं दोनों को बोला है, ठीक है, क्योंकि भारत इन्हीं दोनों के बीच में है। फिर श्री अरविंद, ठीक है, ये कोटेशन किन का है, उनका, अरविंद का। ये जो कलाकृति ऊपर दिखाई गई है दोस्तों, ये कहाँ की है, तो महान सांची के स्तूप पे जो कलाकृति उकेरी गई है उसका चित्रण है, आप देखो कितनी डिटेलिंग कर रखी है, देखो पूरी डिटेलिंग है, एक एक चीज अलग अलग, शेर, चीता, हाथी, ठीक है। हाँ, ये टाइम कब का है, 2300 वर्ष पूर्व। देखो कभी कभी ये बोलेगा बीसी, तो बीसी तो आप समझ गए,
बिफोर का ईसा पूर्व बोलेंगे, सीधा सीधा बोल देगा का 2300 वर्ष पूर्व। तो आपको क्या है ना, आज का देखना पड़ेगा, यानी कि आज हम जहां पे हैं वहां से 2300 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, अभी किस साल में बैठे हैं अपन, 2025 में, तो यहाँ से 2300 साल पहले देखो, ये सांची के स्तूप के बारे में बता रहा है ना, उस टाइम का है। हाँ, आ गए अपने जो मैप में, एनसीईआरटी के जो मैप होते हैं, जो चार्ट होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। किसी भाई को लगे कि मुझे एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, मुझे तो टाइम वेस्ट लगता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ आप मैप और जो चार्ट डायग्राम वगैरह दे रखे हैं जल्दी जल्दी उनको देख लीजिएगा, ताकि क्या 4-5 दिन में या हफ्ते भर में आपकी सारी 6 to 12 एनसीईआरटी कवर हो जाए। और ऑब्वियस है कि आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और फॉलो कर ही रहे होंगे, तो तैयारी तो वहीं से भी हो ही जाएगी। और एनसीईआरटी से पूरा नहीं तो कुछ तो कवर करो। ठीक है, और अगर आप बिलीव करते हो एनसीईआरटी में मेरी तरह, ठीक है, तो फिर एनसीईआरटी को कवर करो और इसमें विश्वास दिखाओ। देखो एनसीईआरटी आपको कहाँ पे लेके जाती है, चिंता मत कीजिए, बस पढ़ना आपको ढंग से पड़ेगा। हिंदू कुश हिमालय, हिंदू कुश ऊपर, हिमालय ये, वैसे यहाँ पे पामीर की घाट बोलते हैं, ये हिमालय, ये इधर कुनलुन सान, चाइना वाला, ठीक है, इनसे सारे पर्वत निकलते हैं। ठीक है, आगे इधर सुलेमान आ जाएगा, वो येलो है तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सुलेमान आ जाएगा। ठीक है, इसको पामीर की गांठ बोलते हैं ना, पामीर की गांठ यानी विश्व की छत, छत मतलब आई, जो शेड ऊपर की छत होती है ना, उसको विश्व की, तो पामीर की गांठ को बोला जाता है। ठीक है, ये जैसे दे रखा है, देखो या सरस्वती नदी, देखो ये सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का मैप दे रखा है। वैसे ये मैप में देखने लायक नहीं है, सरस्वती नदी के बारे में कुछ इतना ध्यान रखना है बस, कि जो सरस्वती नदी पहले थी अब विलुप्त हो चुकी है, और ये सिंधु जो नदी तंत्र है इसका हिस्सा थी बस। जो अभी वाली है कौन कौन सी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये वाली। ठीक है, ये पाकिस्तान में जा रही है इधर। फिर देखो ये चंबल नदी, यमुना, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, फिर ये नर्मदा, देखो वापस इधर अरब की खाड़ी में ताप्ती इधर आ रही है, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये मुख्य मुख्य नदियां हैं। इनके बारे में आप जब ज्योग्राफी पढ़ो तो इनके बारे में मैप बना के पूरा इनकी सहायक नदियों सहित आपको सारी की सारी देखने में, ये सारी मुख्य नदियां हैं। अगर सहायक नदियों के बारे में पढ़ना हो तो इन मुख्य नदियों की ही सहायक नदियां पढ़ना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। और जो छोटी छोटी नदियां हैं जो इस साइड में आती रहती हैं, इनका बारे में जल्दी जल्दी एक बार देख लेना आप। ठीक है, डिटेल में तो सिर्फ जो मेन नदियां इनके बारे में पढ़ना होता है अपने को। निवासी भारत, हाँ, ये भारतीयों ने भारत नाम कैसे दिया, इसके बारे में जानकारी देखो, ऋग्वेद के बारे में दे रखा है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन है, आगे अध्याय में जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हजारों वर्ष पुराना है। ठीक है, इस ग्रंथ में उप महाद्वीप उत्तर पश्चिम क्षेत्र का नाम सप्त सेंधव, ये वाला। ठीक है, सप्त सेंधव अर्थात 7 नदियों की भूमि, 7 कौन सी, यही वाली, सेंधव मतलब सिंधु, सिंधु को सेंधव बताया गया है। सिंधु नदी सामान्य तो एक नदी है। ठीक है, और समय बीतने के साहित्य साहित्य में भारत के अन्य क्षेत्रों के नाम भी मिलते हैं, जैसे महाभारत भारत से प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। इसके बारे में हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, रोचक बात अनेक सूची है। देखो कश्मीर, कुरुक्षेत्र, वंग, वंग मतलब बंगाल, ठीक है, कश्मीर मतलब कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा का भाग, ये सारे के सारे कहाँ पे मिलेंगे, कच्छ, केरल, ये सब है ही है ना। प्राचीन ग्रंथों में इनके नाम, भारत को इसके बारे में देखो, भारत नाम का वास्तव में, चूंकि प्राचीन ग्रंथों में निर्धारित करना कठिन है और उत्तर देना आसान नहीं है कि भारत का नाम कहाँ से कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो महाभारत में क्या है, भारतवर्ष और जम्बू द्वीप, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया। जम्बू द्वीप आप याद रखना, रह जाएगा वैसे। ठीक है, और विद्वानों ने क्या बोला, ये जो BCE है,
ये कुछ शताब्दी पूर्व से ही महाकाव्य लिखे जाने लगे। इन महाकाव्यों को इन्होंने क्या ज्यादा पुराना नहीं बताया, इनके बारे में बता रहे हैं कि ये जो बीसी है, मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व ही ये लिखे जाने प्रारंभ हुए। ठीक है। पहला शब्द भारतवर्ष स्पष्ट रूप से उपमहाद्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस ग्रंथ में अनगिनत नदियों, इस ग्रंथ यानी कि महाभारत के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, लोगों के नाम सम्मिलित हैं। भारतवर्ष के आज से भरत के देश से, भारतवर्ष मतलब भरत का देश। और भरत कौन है? तो ऋग्वेद में उल्लेखित है, ठीक है, भरत। और अभिप्राय क्या है? तो लोगों के प्रमुख वैदिक समूह से है, भरत वंश एक तरह से, ठीक है। और बाद के साहित्यों के महाराजा के लिए भरत नाम का उल्लेख हुआ है, विभिन्न महाराजाओं का नाम भरत आया है आगे। जम्बू द्वीप का आज से पूछे तो कि जम्बू द्वीप का मतलब क्या हुआ था? जामुन के वृक्ष, ठीक है, जिस द्वीप पे जामुन के वृक्ष हैं वो। वास्तव में भारत में पाया जाने वाला सामान्यतः पेड़ जम्बुल वृक्ष, मालाबार पल्म या जामुन वृक्ष आदि भी कहते हैं। आगे जम्बू द्वीप भारत उपमहाद्वीप का पर्याय बन गया, ठीक है। यानी ये केरल के किनारे का बात कर रहा है, ये इधर मालाबार पल्म जामुन का वृक्ष, ठीक है। तो जम्बू का मतलब एक तरह से जम्बुल वृक्ष या जामुन के वृक्ष से आया है जम्बू नाम, इतना सा ध्यान रख देना आप, ठीक है। भारत में बहुत सारे सम्राटों के बारे में दे रखा है, अशोक, ठीक है, आगे अशोक के बारे में भी देखेंगे हम। हाँ, ये जम्बू द्वीप है ना, इसमें क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके सारे एरिया भी शामिल है। एक तरह से ये जो मैप दिख रहा है ना पूरा, ये ये पूरा जम्बू द्वीप बोले। हाँ, इस मैप में देखो, ये मैप है ना, मैप में क्या दे रखा है, एक तरह से जो राज्य, ठीक है, उस टाइम में कौन कौन से राज्य थे नहीं थे उनके बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी है भाई। 16 महाजनपद है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं, ठीक है। ये एक बोल दो, संस्कृत का जो श्लोक बोल दो या कोटेशन बोल दो, क्या है? उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेच दक्षिणम और वृषतद भारत नामम। मतलब वह भारत जो समुद्र के उत्तर में है और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं, ठीक है। भारत, भरत, भारतम, भारत, ये सब नाम आए हैं। देखो, ये केप कुमारी नाम देखो, दक्षिण में जो केप कुमारी का, ये कन्याकुमारी के लिए है ना, केप कुमारी मतलब कन्याकुमारी। केप कुमारी कन्याकुमारी एक ही बात है, केप कुमारी शब्द कहीं पे आ जाए तो ये कन्याकुमारी के लिए, ठीक है। अब ये जो बोल रखा है कि भाई संविधान में भी भारत का नाम भारत, इंडिया, दैट इज भारत, तो वहां पे पढ़ेंगे, पढ़ा होगा, देख लेना आप संविधान के बारे में क्या लिखा है, कब लागू हुआ। अब आपको बताएगा ये कि कब लागू हुआ। देखो, विदेशियों ने इंडिया नाम कैसे रखा, ठीक है, इसी का इंतजार चल रहा था सबको। क्या सर, भारतवर्ष, भारत, ये वो कर रहे हो, जम्बू द्वीप, हमने तो कुछ और सुन रखा है भारत के नाम के बारे में, तो आप वो बताओ। तो ये रहा वो, ठीक है। मैंने बताया ना, नई वाली एनसीईआरटी में जो अपने वैदिक वेदों में मतलब शास्त्र उपनिषदों में जो जिस टाइप से दे रखी हैं चीज़ें, उनका काफ़ी कुछ चीज़ें पहले थी, उनका सिर्फ शॉर्ट था, अब कुछ और बढ़ा के बताया जा रहा है, ठीक है। तो उनका विवरण ज़्यादा मिलेगा हमें नई वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। तो विदेशियों वाला इतना लेट आया, विदेश अपन वही तो पढ़ के छोड़ देते हैं कि भारत में हिंदू सिंधु वो, कि विदेशों में प्रथम ईरान और फारस के निवासियों ने भारत का उल्लेख किया। ईरान और फारस, सबसे पहले किसने? ईरान और फारस, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें क्या, एक सिंधु के बारे में बोल रहा है, सिंधु, सिंधु नदी है तो उसको सिंधु कहा, भारत को सिंधु कहा उसने। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हिंद, हिंदू, सिंधु, हिंदू, ऐसे करके सिंधु का धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, ठीक है। और हिंदू एक तरह से देखोगे तो ये बोल रहा है कि हिंदू शब्द पूरा का पूरा भौगोलिक है, ठीक है, यानी कि एक स्थान, यानी भारत का नाम
सिंधु से लेके हिंदू तक पहुंचा है, इसलिए हिंदू का मतलब एक तरह से भौगोलिक शब्द है, एक तरह का जियोग्राफिकल चीज के लिए है, किसी भी रिलीजियस यानी कि धार्मिक नाम नहीं है। यहाँ इसे हिंदू धर्म से संबंधित नहीं किया गया है ना, ये धर्म से रिलेटेड नहीं। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला कि आगे यूनानियों ने इंडोई इंडी के नाम इस टाइप से। ठीक है, हिंदू शब्द के पहले अक्षर ह को हटा देते थे, क्योंकि ह क्या है कि यूनानी भाषा में ह नहीं था, इसलिए। ये देखो, बस ये ध्यान रख लेना, सिंधु हिंदू इंडो इंडी के, इंडी कैसे बना इंडिया, सिंधु हिंदू इंदू और हिंदू, ये सब देखो, ये कहाँ चीन से आए है ना, हिंदू और हिंदू ये कहाँ से आए, चीन से। तो ये सारे शब्द यानी कि हिंदू वाला अपना जो बात है वो आ गया। अब ये क्या दे रखा है भाई, अनुसूची फर्स्ट। ठीक है, भाग फर्स्ट, संघ और उसका यानी पॉलिटी का है ये। ठीक है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसका पेज है, उसकी फोटो है एज इट इज, संविधान का प्रथम पृष्ठ है। ठीक है, 1999 हिंदी प्रतिलिपि। ठीक है, आगे देखो, ये आ गए, इनके बारे में बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है ये जनाब। इन जनाब का नाम क्या है, तो इनका नाम है जुआन जेंग। जुआन जेंग, कभी सुना है इनका नाम? कहाँ से सुना होगा? ठीक है, जुआन जेंग तो सुना ही नहीं होगा, क्योंकि ये कौन है, यानी कि वो बोलते हैं ना गंगाधरी शक्तिमान, जैसे जुआंग जेंग ही वेनसांग है वो। ठीक है, पूर्व में इसे वेनसांग उच्चारित किया जाता था। 7वीं शताब्दी एडी या सीई, कॉमन एरा, उसमें आया। ठीक है, चीन से भारत, चीनी यात्री था, भारत आया था, इसके बारे में पता ही है आपको। और बहुत विद्वानों से मिला, भारत का भ्रमण किया, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया, 17 वर्ष बाद वापस चीन लौट गया। संस्कृत भाषा से इसने चीन भाषा में जिन पांडुलिपियों को लेके गया था उनका अनुवाद किया, और क्या, बस यही। इसके अलावा और दूसरे भी आए थे, क्योंकि वेनसांग के बारे में डिटेल में कब पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। एक तरह से ये जो 6 की एनसीईआरटी है, ये हमारी सारी जो एनसीईआरटी आगे आती जाएगी जब उनका इंट्रोडक्शन है एक तरह का। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो। ठीक है, चीनी शब्द तिंजू को सिंधु से लिया गया था, और जिस शब्द को स्वर्ग तुल्य स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है, बताया है कि चीनियों का बुद्ध भूमि के प्रति, भारत के प्रति कितना सम्मान था। देखो देखो, भारत से रिलेटेड। ठीक है, बुद्ध का जन्म यही हुआ था। ठीक है, तो फिर नेपाल का बोलोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो एक ही भारतीय मानते हैं ना। तो क्या बुद्ध की भूमि, क्योंकि बुद्ध का पूरा जीवन भारत में ही व्यतीत हुआ, तो चीनी बुद्ध की भूमि से संबंध करके भारत की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए भारत के लिए तेंजू शब्द का प्रयोग किया। तेंजू, सिंधु को चीनी भाषा में तेंजू बोलते हैं। ठीक है, तेंजू शब्द का अर्थ क्या हो गया, स्वर्ग तुल्य स्वामी। ठीक है, इतनी सारी चीज के लिए ये सब चल रहा, मतलब एक दो तीन लाइनें थी, इनके लिए इतना खींचना पड़ा। देखो, हिंदुस्तान से भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम फारसी शिलालेख था, उसमें हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हो गया ये चैप्टर पूरा। अब आते हैं 6th पे। 6th है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ देखो, प्रारंभ में क्या हुआ, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, ये इनके नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर आगे देखो, एक अनूठी सभ्यता थी, कौन, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो कि हड़प्पा, सिंधु या सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये 3 नाम हो गए। ठीक है, ये क्या थी, इसके बारे में बता रहा है। एक अनूठी सभ्यता थी ये एक तरह से। ठीक है, और एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता था, जहां धनवान और निर्धन के बीच अंतर नहीं था। वो बोलते हैं ना इनकम डिस्पैरिटी, यानी आय असमानता, वो बहुत कम थी उस टाइम में। हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। कौन है, बीबी लाल,
इन्होंने लिखा है। ये जो फोटो है कहाँ की है, धोलावीरा, ठीक है। फोटो पे ये जो फोटो है ना, ये गेट है, ये गेट प्रवेश द्वार है। धोलावीरा का जो किला है उसका प्रवेश द्वार है ये। धातु विज्ञान। हम्म, धातु विज्ञान, धातु विज्ञान क्या है? धातु के बारे में जो विज्ञान बताएगी वो धातु, धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को शुद्ध करना, उसमें कैसे क्या मिलावट की जाती है जिससे वो और मजबूत हो जाए या मुलायम हो जाए, कठोर हो जाए, उसके यूज पे डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, सभ्यता के बारे में कहीं भी आ जाए अपने को, सभ्यता, सभ्यता शब्द में किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा, किसी को सभ्यता कब बोला जाएगा, तो सभ्यता में ये विशेषताएं होनी चाहिए। सभ्यताएं शब्द आ जाए आपके पास कभी भी, सभ्यता मतलब, तो मतलब ये है कि शासन और प्रशासन का कोई रूप, कहीं पे शासन और प्रशासन का कोई रूप हो, नगरीकरण हो, विभिन्न प्रकार के शिल्प कलाएं वगैरह वहां पे विकसित हो रही हो, व्यापार, लेखन का कोई रूप, जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, कृषि उत्पादकता, कृषि उत्पादकता, तब जाके हम क्या बोलेंगे इसको, सभ्यता। तो सभ्यता में ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। अब आते हैं ये, विश्व में विभिन्न भागों में अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ था। देखो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सब ध्यान रखना है, मेसोपोटामिया जो भी है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया क्या हुआ, आधुनिक इराक और सीरिया, मेसोपोटामिया आधुनिक इराक और सीरिया, ठीक है। 6000 वर्ष पहले, आज से 6000 वर्ष पहले, और उसके बाद में मिस्र में, मिस्र देश है ना, इजिप्ट, वहां का सभ्यता स्टार्ट हो गई। लेकिन हम क्या भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरी क्षेत्र में दृष्टि डालेंगे, जहाँ हमारी कहानी आरंभ हुई थी, हमारी मतलब भारतीयों की, भारत की कहानी जहाँ से प्रारंभ हुई वही देखेंगे हम, ठीक है। ये जो मेसोपोटामिया के बारे में, मिस्र के बारे में, और ये 3000 से 2000 के बीच में अपनी सिंधु सरस्वती सभ्यता भारत की थी, यही है, ठीक है। ये फिर गांव से नगर, ठीक है। देखो सहायक नदी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मुख्य नदी में जो अपना पानी गिराती है वो सहायक, झील में भी हो सकता है, तो सहायक नदी है, ठीक है। पंजाब, आज इस पंजाब का मतलब क्या हुआ, जो आज का भारत और पाकिस्तान दोनों के जो पंजाब है उनको मिला, और सिंध क्या है, अब आप पूरा का पूरा का क्या हो गया, पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। तो मैदान को सिंधु और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती थी। ये जो मैप में जो रेड कर रखा है ना मार्क, रेड मार्क, ये एक तरह का क्या है, जो भारत का जो ये वाला सप्त सिंधु रीजन वाला एरिया है, इसको बताने के लिए कर रखा है, ठीक है। सिंधु और इसकी सहायक नदियों का जो मैदान है वही है पंजाब और सिंध, और इसी मैदान के बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। तो कृषि होने लग गई, और यहाँ पे सरस्वती नदी भी थी एक, ठीक है। सरस्वती नदी के बारे में क्या दे रखा है, सरस्वती नदी क्या है, हिमालय की तलहटी से निकलती थी। सरस्वती नदी कहाँ कहाँ, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, ये एरिया है, यहाँ पे बहती थी, ठीक है। और बस इतना ही। फिर 3500 साल पहले क्या बता रहा है ये, व्यापार बढ़ गया, नगरों, नगर महानगर में परिवर्तित हो गए, व्यापार बढ़ गया, नगर महानगर में परिवर्तित हो गए, जैसे जैसे देखो समृद्धि आएगी तो साथ साथ में क्या होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है, फिर वही है ना, नगर से गांव से नगर, नगर से महानगर बनने, और धीरे धीरे इस सभ्यता का और बड़ा प्रचार होने लगा, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, भारत का पहला नगरीकरण, नगरीकरण, ठीक है, शहरीकरण। हाँ, ये ना 1920-21 में ये जो इनकी माइनिंग है ना, शुरुआत में सबसे पहले 1920-21 की बात है, वो तब हुई थी। और ये पूरा मैप दे रखा है किसके बारे में, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कुछ बस्तियों के बारे में, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, हड़प्पा सभ्यता बोलो, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल दो। अब सिंधु को गग्गर और पाकिस्तान में हाकरा भी बोलते थे, तो इसको गग्गर हाकरा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये सरस्वती नाम, सिंधु नहीं सरस्वती है, सॉरी,
सरस्वती का नाम घग्गर और हाकरा, दोनों नाम सरस्वती नदी के हैं। हाकरा पाकिस्तान में, घग्गर भारत में। ठीक है, ये सारे स्थान जो इस मैप में दे रखे हैं आपको, इस मैप में आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सरस्वती नदी के बारे में। देखो, सरस्वती नदी के बारे में बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पे देखोगे, इसके बाद में आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, यही याद रह जाएगा आपको। सरस्वती नदी के बारे में क्या है कि जो मैंने बताया कि भारत में घग्गर, पाकिस्तान में हाकरा बोला जाता था, इसलिए इसको घग्गर हाकरा भी कहा जाता था साथ में। ठीक है, एक तरह की मौसमी नदी थी और मात्र वर्षा ऋतु में बहती थी। ठीक है, सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है किसका, सरस्वती नदी का वर्णन। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र में बहने वाली कहा गया है। ठीक है, फिर आगे देखो नगर योजना। नगर योजना में शुरुआत देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नाम ही मिलते हैं सबसे पहले, और दोनों के दोनों आज की डेट में पाकिस्तान में। ठीक है, इनकी खोज 1924 के 24 से पहले हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, खूब सारे नाम है कि सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही नहीं, इनके अलावा और भी मिले थे, स्थान मिले थे ना, इसलिए धीरे धीरे इन सभ्यता का नाम चेंज हुआ। ठीक है, पहले इसको हड़प्पा बोलते थे क्योंकि हड़प्पा एक ही मिला था नगर, फिर मोहनजोदड़ो ऐसे करके खूब सारे नगर मिले, फिर पता चला कि ये सिर्फ हड़प्पा ही नहीं, और भी अलग अलग नगर भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे के भाई रीजन के बेस पे इसका नाम रख दो। सिंधु नदी की घाटी में ये आसपास में बसी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। धोलावीरा, राखी गढ़ी, गौरीवाला, चोलिस्तान, ये सब गुजरात का लोथल, ये सब नाम पढ़ेंगे, आगे और भी पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। दो महानगर यानी राखी गढ़ी, गालेवाला आते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे नगर कौन से, तो फरमाना, राजस्थान का कालीबंगा, ये फरमाना, कालीबंगा, भर्राना, बनवाली, ये सब आएंगे इसमें। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई ये क्या चौड़ी सड़कें थी, चारों दिशाओं की ओर उन्मुक्त होती थी, उन्मुक्त मतलब चारों दिशाओं में जाने वाली, है ना। ये ठीक है, संभवतः देखो नगर दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा था। ऊपरी नगर अभिजात वर्ग के लिए, यानी कि जो राजा या उनके जो खास आदमी थे उनके लिए। ठीक है, निचला नगर क्या है, वो साधारण लोगों के लिए। ठीक है, फिर देखो बड़े बड़े भवन, गोदाम और ये सब, और क्या है, परिवहन के लिए सड़क गलियों का उपयोग, निजी घर भी मिलते थे। बड़े छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता समान है, बड़े हो या छोटा, घरों का जो निर्माण है, देखो ध्यान रखो, किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्शन होता है ना, तो प्रोसेस तो वही होता है। ठीक है, यानी कि उसका निर्माण कार्य जो हुआ है, उसका प्रोसेस, बिल्डिंग, निर्माण कार्य का प्रोसेस एक ही होता है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा। ठीक है, फिर उन भवनों में ईंटों का प्रयोग है। उच्च संरचना से या के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय है। ठीक है, कैसे, ऐसी कौन सी संरचना है जिनका आज भी कि भाई वो क्या बोलते हैं ना, आश्चर्य होता है कि भाई कैसे बनाया होगा इन लोगों ने आज भी, तो वो कौन कौन सी है, तो उसमें आपका नाम आ जाएगा ये जो महास्नानागार है, मोहनजोदड़ो में मिला है बड़ा स्नानागार, उसके बारे में, उसकी जो लेंथ है, आकार है, जो क्या है, 12x7 मीटर। ठीक है, डामर रोडों के बारे में बता रहा है। ठीक है, डामर बिटुमिनस का प्रयोग भी किया गया है। सॉरी, ये है ना रोड नहीं, इसी के बारे में बता रहा है, स्नानागार के बारे में, जो मोहनजोदड़ो का मेन स्नानागार मिला ना, उसी के बारे में बता रहा है कि उस स्नानागार में ईंटें जमाई गई और जल रोधक सामग्री यानी कि उन ईंटों के ऊपर डामर यानी बिटुमिन का प्रयोग किया गया ताकि पानी अंदर ना घुस सके या पानी इधर उधर नहीं जाए, एक जगह इकट्ठा रहे, रिसे नहीं, पानी कम नहीं पड़े। ठीक है, और छोटे छोटे कमरे थे स्नानागार के चारों ओर। ठीक है, कमरों के अंदर कुआं मिले हैं, समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में नाली भी है और स्वच्छ पानी समय समय पे भरा जाता था। देखो पूरा, देखो हाइजीन का पूरा ध्यान रखा है इन्होंने। अभिजात वर्ग में आप पूछोगे अभिजात वर्ग में कौन कौन आएंगे, तो देखो क्या आएगा, एक तो शासक यानी राजा,
उसके जो अधिकारी आ जाएंगे, प्रशासक आ जाएंगे और पुरोहित पुजारी। ठीक है। किलेबंदी मतलब चारों तरफ है, नगर के चारों ओर विशाल जो दीवार बना के बनाई जाती है ना नगर की सुरक्षा के लिए, तो उसको किलेबंदी बोलते हैं। ठीक है। ये देखो, ये कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में एक चौड़ी सड़क, और धौलावीरा के मध्य नगर में आवासीय क्षेत्र, लंबवत गलियां, सड़कें हैं। देखो, ये देखो गलियां दिख रही है आपको। देखो, नींव के बारे में बता रहा है, पत्थरों से बनाई गई है, भवनों की नींवें पत्थरों से बनाई गई है। जो मैप है ना इसमें दिख ही रहा है फोटो में वैसे। फिर ये मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार है उसके बारे में ये बोल रहा है, जो ईंटें ये फर्श पे बिछाई गई ना, इसके ऊपर जो डामर या बिटुमिनस, ठीक है, वो इसके ऊपर डाला गया था, उसका बोल रहा था, अभी देखा ना हमने। ठीक है। और क्या होगा इसके बारे में, हाँ, हड़प्पा। देखो, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में क्वेश्चन जो आता है ना हिस्ट्री का, वो इससे तो आना ही है, क्योंकि इसकी क्या है, नगर नियोजन, इसके जल प्रबंधन, इन सब को लिखना पड़ता है उधर। ठीक है, तो इनका अच्छे से एनसीईआरटी से देख के पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा आसानी से, और लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है इसकी। ठीक है। हड़प्पा में क्या है, जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। हाइजीन, मैंने बोला ना, हाइजीन को बहुत ध्यान रखते, क्योंकि नालियाँ ढकी हुई, ये सब पढ़ा होगा आपने। ये किस लिए है, ये हाइजीन, स्वच्छता के लिए। घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे, और नगर में जल निकासी प्रणाली से जुड़े, जो कि सड़कों के नीचे होती थी। देखो ये रहा, ये जैसे ये घर है, ठीक है, इसका जो ये रहा स्नान घर, बाथरूम, स्नान करने वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें इसका पानी देखो, ये नाली आई इधर, और फिर ये जो मेन मुख्य नाली चल रही है इधर, ये वाली, ये, ठीक है, इसमें आके मिल गई। तो यही बोल रहा है कि जो अलग अलग घरों में खुद के स्नानागार होते थे, उन स्नानागारों का जल निकासी क्या नाली बनी होती थी, वो मुख्य नाली जो नगर की चल रही होती है, देखो ये पूरी आगे भी जा रही है ना, पूरी चारों तरफ चलती है। ठीक है, उसमें जाके पानी गिरा देती है, फिर वो पूरा नगर से बाहर निकल जाता है पानी। यानी कि जल निकासी प्रबंध बहुत अच्छा था इनका। फिर मोहनजोदड़ो में क्या है, ईंटों से बने हुए कुओं से पानी निकालता था। हम्म। ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों, मानव निर्मित जलाशयों से पानी भी लेते होंगे। ठीक है। धोलावीरा यानी गुजरात कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय है, यानी कि ये तालाब, जलाशय ये एक तरह से तालाब के लिए है ना, तालाब जलाशय। ये क्या है, एक विशाल प्राकृतिक और कृत्रिम, देखो रेड रेड हो गया ना सब। हम्म। ठीक है, जलाशय क्या है, एक तरह से प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं, जहां जल भंडारण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर धोलावीरा में क्या दे रखा है, ये देखो, पत्थर को काट के, ये देखो चट्टान को काट के और जलाशयों का निर्माण, ठीक है ना। कम से कम 6 विशाल, इन टोटल धोलावीरा का बोल रहा है, धोलावीरा में कम से कम 6 ये जलाशय, जलाशय मतलब तालाब या फिर वो कुंड जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था। जलाशय कैसे बनाए गए, ये पत्थरों को काट के। ठीक है, ये फिर से पेन चेंज करना पड़ गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। कुशल जल संचयन और वितरण भूमि नालियों से जोड़ा गया, ये देखो कितना व्यवस्थित है। आज के टाइम में भी इतना व्यवस्थित नहीं होता। ठीक है, और अगर हो ही रहा है तो आज के टाइम में तो क्या टेक्नोलॉजी, कितने इक्विपमेंट आ गए, कितनी मशीनें आ गई, लेकिन उस टाइम में मशीनें कहाँ थी। तभी तो इस बार बार देखो दोस्तों, कभी लगता है ना आपको कि इसमें ऐसा क्या हो गया, बार बार ऐसे क्यों बोलते हैं कि वो वाले तो
सभ्यता इतनी एडवांस थी, ये थी वो थी। ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है फोटो में। देखो दोस्तों, जो ईंट बनाना, पत्थरों को देखो सही एकदम प्रॉपर ज्यामितीय आकार में प्रॉपर उनको बैठाना, भवन बड़े बड़े बनाना, बांध बनाना, जैसे ये जलाशय है देखो, इसको काट के ऐसा बनाया ताकि निकासी यानी इन्हें यूज करना है कहीं पे पानी, तो उसके लिए गेट बना रखा है, वहां से प्रॉपर चैनल के थ्रू पानी यूज के लिए बाहर भी जा सकता है, यहाँ पे इकट्ठा होगा और यूज के लिए चला भी जाएगा। और यहाँ से डायरेक्ट अगर किसी को लेना है तो ये सीढ़ियाँ बना रखी है, और सीढ़ियाँ देखो एकदम एक एक्यूरेट पूरी साइज में बना रखी है, ऐसे नहीं कि छोटी बड़ी, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस सभ्यता के बारे में बोला जा रहा है कि जो माप तोल के जो इक्विपमेंट यंत्र थे जो मापने के, बहुत ही सटीक थे, और इनकी गणनाएं जो मैथमेटिक्स थी इनकी बहुत सटीक थी। इसी वजह से ये इतने ढंग के जो स्ट्रक्चर है खड़े कर पाए, ठीक है। आज भी उनके माप और पैमानों को यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको बार बार ये आगे आएगा और यही बोलेंगे बहुत अच्छी थी और बहुत एडवांस थी। एडवांस बोलने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। हड़प्पा वासी क्या खाते थे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो देखो दलहन, पहली बात पढ़ लेते हैं कि दलहन, दलहन के बारे में बताया गई थी। तो दलहन में क्या क्या आ जाएगी, सेम, मटर दाने, दालें वगैरह, ये दालें और ये सब। मटर, मटर दाना है ना, मटर, मटर का दाना, वो भी दाल में ही आएगा, है ना। हड़प्पा वासियों ने अपनी अनेक बस्तियां छोटी बड़ी नदियों के किनारे बसाई थी। ये हम पढ़ चुके हैं कि नदी के किनारे ही सभ्यताएं बस मतलब अपना निवास करती थी, ठीक है, जल जल स्रोत के कारण, ठीक है। और कृषि के लिए भी अच्छा है। कृषि में देखो हड़प्पा वासी, मैंने हाईलाइट कर रखा है तो वही पढ़ते हैं। दलहन, ठीक है, जौ, गेहूँ, मोटा अनाज, ठीक है, मिलेट्स, बाजरा, और कभी कभी धान, इन सब की खेती, ठीक है। यूरेशिया में कपास उगाने में सबसे प्रथम थे। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया, इनमें कपास का सर्वप्रथम है तो ये हड़प्पावासी होंगे, ठीक है। और कपास का यूज कहाँ किया जाता था, तो कपड़ा बुनने में यूज किया जाता था, ठीक है। ये हल है, ये मिट्टी का बना हुआ हल है, ये आप में हरियाणा के बनवाली से मिला था, ठीक है। तो मेन मुख्य हल है, उसका छोटा प्रतिरूप है मिट्टी का बना हुआ। गहन कृषि, इससे क्या हुआ, गहन कृषि से हुआ क्या, उपज हमेशा पर्याप्त उपज हमेशा उपलब्ध रही, तो नगर जीवित रह गए। हड़प्पावासी क्या है, मांस का सेवन के लिए क्या कर अनेक पशुओं को पालते थे, और मछलियों के लिए नदी तथा समुद्रों पर निर्भर थे, ठीक है। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां मत्स्य जीवाश्म से इसका पता चलता है। देखो हर चीज इससे, जैसे बोला ना हमने कि उत्खनन यानी खुदाई में कुछ चीजें मिली, तो उन चीजों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि ये सब कुछ हुआ होगा। जैसे मछलियों के जो कंकाल है, मतलब मछली है ना, मछली का कंकाल, उसको देख के ही तो पता चला कि मछली यूज आती थी इधर। अब गाय का कैसे पता चलेगा, गाय का, पशुओं का, शेर, बैल, किसी का कैसे पता चलेगा, या तो उनकी कुछ आकृति कहीं पे बनी हुई है कहीं पे, ठीक है, सीलों पे वगैरह, दीवारों पे कहीं मिल जाएगी, या फिर क्या होगा उनकी हड्डियां, हड्डी का जो टेस्ट किया जाएगा उससे पता चलेगा, ठीक है। ये देखो हड्डियों से और मत्स्य जीवा से। खाना पकाने के लिए कौन से, तो मिट्टी के पात्र, ठीक है। और प्रत्याशित दुग्ध उत्पादन, अप्रत्याशित में क्या, देखो प्रत्याशित क्या था कि भाई हड़प्पा में अगर गाय, बैल है तो गाय होगी, गाय है तो दुग्ध उत्पादन होगा, इसलिए गाय, बकरी और इन सब का नाम साथ में ले लिया जाता है। लेकिन क्या है, अप्रत्याशित क्या है, अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, लेकिन हड़प्पावासी मतलब हड़प्पा से अवशेष मिले हैं। कौन कौन से, हल्दी, अदरक और केला, इनके अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ये अप्रत्याशित हैं, ऑब्वियस बात है अप्रत्याशित होंगे ही, इनके बारे में आप आस भी नहीं कर सकते ना। अप्रत्याशित यानी प्रत्याशा, यानी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हड़प्पा से ये मिल सकती है, इसलिए कुल मिला के इनके भोजन में विविधता थी, है ना, विविधता थी, ठीक है। फिर सक्रिय व्यापार, यानी हड़प्पावासी किस चीज का व्यापार कर देते हैं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कौन कौन सी, तो संभवतः ये क्या है, सोना और कपास, इनका तो करते थे निर्यात, यानी कि गोल्ड और कॉटन, इनका क्या करते थे, ये एक्सपोर्ट, निर्यात, ठीक है। अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले, देखो एक मैंने लाइन छोड़ दिया ना, ये कॉर्नेलियन है ना, कॉर्नेलियन मोती, इसका नाम भी आप ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है।
और ये कहाँ पाया जाता था? गुजरात। ठीक है। लाल रंग का अत्यंत मूल्यवान, अत्यंत होगा नहीं, अल्प मूल्य, ये ध्यान रखना, अल्प मूल्यवान पत्थर। लेकिन क्या है, इस जो रेड कलर का जो पत्थर है, इसके मन के मोती बना के ये क्या है, आभूषण के रूप में यूज करते थे, और हड़प्पा वासियों को ये बहुत पसंद था। ठीक है। वही ये छेद बना के इसमें क्या रस्सी डाल के एक दूसरे को कनेक्ट कर दिया जाता था मोतियों को, जिससे हार वगैरह ऐसी डिजाइन बन जाती थी। ठीक है। और शंख से चूड़ी बनाई जाती थी, हाथी दांत की भी होती है ना, शंख से। और ज्यादा कुछ नहीं। देखो इंपोर्ट, इंपोर्ट के बारे में यानी आयात के बारे में बोलेंगे तो एक चीज मुख्य बोलेंगे, किस चीज का बोलेंगे आयात के? तांबा, कॉपर, तांबे का आयात ज्यादा। ठीक है। आगे देखो, तांबे का आयात करते थे तो तांबे का क्या है, तांबे में टिन मिला के ये कांस्य, इसलिए है ना इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है ना। ये तांबे में टिन, टिन मिलाने से कौन सी धातु बन जाएगी? कांस्य, कांसा, वो बन जाएगी। वो क्या होती थी? तांबे से तुलनात्मक रूप से थोड़ी सी कठोर होती थी। ठीक है। तो कठोर होना मतलब थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, इसलिए। हाँ, हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। उपकरण बनाएंगे और बर्तन बनाएंगे, उसके लिए इसका उपयोग किया। छोटी मोटी प्रतिमाएं भी मिलेगी आपको। हाँ, ये रहा मन का अपना कॉर्नेलियन का मन का जो पड़ा पीछे, वो ये मन के इसके फोटो ये सारे। ठीक है। रेड कलर का है ये कॉर्नेलियन मन की। सुस्सा ईरान की खुदाई में, ईरान से ये मिला है। ठीक है। और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे भी था, इसलिए मैचिंग होके वो हुआ कि हाँ ये वहीं से आया होगा। एक तरह से ये एक्सपोर्ट भी करते थे। हड़प्पा का हाथी दांत का जो कंगा है ओमान के तट में पाया गया, 7 सेंटीमीटर लंबा है ये कंगा, यानी बाल भी संवारते थे ये, बाल बनाने के लिए कंगे का यूज। देखो मॉडर्न तो थे ही। उन्होंने इस तरह से व्यापार, देखो स्थल, नदी और इन सब समुद्री मार्गों का उपयोग करके भी इन्होंने व्यापार किया। ठीक है। गुजरात का लोथल है, लोथल का क्या है, लोथल का जो किनारा दे रखा है ना, लोथल के बारे में क्या है, लोथल का जो बेसिन है, सबसे बड़ा बेसिन है। हड़प्पा की जो नगर मिले उसमें हमें सबसे बड़ा बेसिन मिला। एक तरह से बोलेंगे तो 2 फुटबॉल के मैदान इधर दे रखा है, 2 फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है ना, उससे भी थोड़ा लंबा है। ठीक है। लोथल का जो बेसिन है यानी किनारा। ठीक है। बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी, इस्तेमाल क्या नावों के आयात निर्यात के लिए किया जाता होगा। यानी कि लोथल का, लोथल एक तरह से बंदरगाह है ना, लोथल क्या है? बंदरगाह नगर, बंदरगाह शहर। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, व्यापार है तो व्यापार के लिए क्या हो रखे होंगे? मुहरों का उपयोग भी किया जाएगा आपस में लेन देन के लिए। ठीक है। तो मुहर है क्या? मुलायम पत्थर स्टेटाइट की बनी होती थी। ठीक है। जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता है, स्टेटाइट को गर्म करके कठोर बनाया जाता था। और माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। ठीक है। यानी स्टेटाइट वाला का बोल रहा है। ये लोथल का विशाल बंदरगाह, ये देखो फोटो में दिख रहा है, ये लोथल का विशाल बंदरगाह है। फिर देखो, जो ये सीलें या मोहरें मिली, इनके बारे में आगे दे रखा है कि इनके ऊपर जानवरों के चिन्ह भी हैं, जानवरों के चिन्ह ये दे रखे हैं। ठीक है। एक सींग वाला पशु, फिर ये बैल, और सींगों, ये मतलब बाघ है, बाघ के ऊपर सींग दिखाए गए हैं ना। एक तरह से ये है कि जानवरों का प्रतीक चिन्ह भी इस पे बनाए गए हैं। फिर देखो प्राचीन जीवन के बारे में, दैनिक उपयोग में आने वाली चीजों के बारे में, ये जो चित्र फोटो है इनको आप देख लेना जल्दी जल्दी। ठीक है। कांस्य दर्पण, इसे देखो कांस्य यानी कांसा का प्रयोग, टेराकोटा यानी मिट्टी के बर्तन भी मिले, वो हो गए। ठीक है। भार तोलने के लिए बाट और ये सब। ठीक है। ये कांस्य की छेनी। ठीक है। ये खेल के लिए, अब खेल में क्या, ये कौन कौन से खेल यूज की? ठीक है। ये मिट्टी की सीटी, सीटी बजाते हैं ना सीटी वाली, वो सीटी। खेल बोर्ड, जो ये है खेल बोर्ड, ये वाला खेल चेस मनोरंजन के लिए खेलते थे। फिर ये बुद्धा बाबा, इनका तो फोटो आपने जहां भी इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाए और इनका फोटो नहीं आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इनका फोटो हर जगह सबसे पहले आएगा। इनका फोटो देखते ही सिंधु घाटी सभ्यता याद आती है। तो ये देखो स्वास्तिक का चिन्ह है, और ये जो 3 मुखों वाले त्रिमुखी देवता बताए गए हैं, जो मुहर पे त्रिमूर्ति है ना, ये वाले।
इस मोर की, इन सब के बारे में। ये कांस्य वाली नर्तकी का फोटो, ठीक है, और ये मिट्टी की हाथ जोड़े हुए प्रतिमा, और कोए वाली प्रतिमा। देखो ये देखो कोआ जो दे रखा है ना, ये प्यासा कोआ वाली कहानी। और वो भी किस पे, हड़प्पा में वहाँ सबूत मिले हैं, उसके जो चित्र मिले हैं उससे पता चलता है कि प्यासा कोए वाली कहानी कितनी पुरानी थी। देखो नर्तकी कहाँ, मतलब कांसे की बनी हुई, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबी। फिर ये मिट्टी की नमस्ते वाली प्रतिमा प्यासे कोए की कहानी को दर्शा रहा है, ये वाला साइड में पात्र, ठीक है। हम्म। ये जो नर्तकी की प्रतिमा है ना, उसके बारे में दे रखा है। जो प्रतिमा पे जो चूड़ियां पहन रखी है ना इसने, जो चूड़ियां पहन रखी है ना, ये देखो हाथ पे जो चूड़ियां है ना, इनके बारे में बोल रहा है कि भाई जो चूड़ियां हैं आज भी राजस्थान में और ये औरतें पहनती हैं, गुजरात राजस्थान में, इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। शुरुआत और अंत का बोल रहा है, ठीक है। तो 1900 BCE, 1900 BCE, ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व का बोल रहा है। 1900 ईसा पूर्व है, वहां से इसका ह्रास होना या अंत होना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। धीरे धीरे अंत होने लगा। अब अंत का कारण है, कारण में क्या है, देखो कोई बोलता है युद्ध आक्रमण, तो युद्ध आक्रमण के तो अवश्य मतलब निशान वगैरह ऐसा कुछ सबूत नहीं मिले, इनको भी क्या है, युद्ध आक्रमण वाली थ्योरी तो खारिज की जाती है। फिर क्या बोला, धीरे धीरे क्या हुआ, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे प्रॉब्लम आई, जैसे बारिश की कमी होने लगी धीरे धीरे, शुष्कता वाला चीजें। और जो जो प्रमाण क्या है, सिंधु नदी पहले यहाँ पे बहती थी, सूख गई, सूखी क्यों, जलवायु में भयंकर परिवर्तन आया होगा तभी तो सूखी है। ये तो कालीबंगा बनवाली नगरों को अचानक छोड़ दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सरस्वती नदी है, ये एक तरह से पूरा बेसिन, सरस्वती नदी का जो बेसिन है पूरा सूख गया, पानी बिल्कुल नहीं इधर। तो इधर आसपास वाली जो जनसंख्या है वो भी विस्थापित हो गई, ठीक है। तो जलवायु वाला कारक है, इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है और स्वीकार भी किया जाता है कि जलवायु परिवर्तन ही मुख्य कारण रहा होगा इनके विस्थापन का, इनके अंत का, बोल दो जो भी, ठीक है। हाँ, अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन यही है कि जो सिंधु और हड़प्पा सभ्यता है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, पहली बात तो। दूसरा, हड़प्पा वासियों में कुशल जल प्रबंधन, ठीक है, और विविध शिल्प सक्रिय व्यापार के लिए सुनियोजित नगरों का निर्माण किया है। ये उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त हुई है। इस सभ्यता का जल संबंधी और पर्यावरण परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया, लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए। जो जब भी जल का है ना, धीरे धीरे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन जो भी हुए, इनकी वजह से धीरे धीरे ये खत्म हो गई। क्वेश्चन है, आप देख लेना, क्वेश्चन देखने की ऐसी जरूरत नहीं है, हो गया अपना ये चैप्टर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया चैप्टर। हाँ, ये जो सांस्कृतिक जड़ें हैं और ये जो चैप्टर 7 है, ये हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका, ठीक है, इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। सीरीज कंटिन्यू रखेंगे हम। और देखो, आपको मेरे जेन्यून कमेंट दे दिया करें, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी उसमें सुधार करने का अवसर मिले। कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि आपके वीडियो में ये दिक्कत आ रही है मुझे, जैसे कि पिछले वीडियो में मुझे कमेंट करके लोगों ने बताया, तभी पता चला कि मेरे वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम आ रही है। इस बार के वीडियो में दूसरी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तब भी बता दीजिएगा, पढ़ाने के संबंधित, मेरे बोलने से संबंधित, मेरे कुछ वर्ड्स, जो भी आपको जेन्यून रिव्यू दे दिया करें आपको। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरे वीडियो को आगे जीवित रखेगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।